नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें जो दिल्ली से आ रही है। खान मार्केट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार 4 लोगों को दिल्ली की साकेत कोर्ट से जमानत मिली। इन आरोपियों में मैट्रिक्स के अधिकारी समेत 4 लोग शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इनको खान चाचा रेस्टोरेंट से मिले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के बाद जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो जमानत पाने वालों में मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ भी शामिल। खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा पर इस समय अभी सुनवाई जारी है। तो दिल्ली के साकेत कोर्ट ने चारों आरोपियों को जमानत दी। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा झटका। निश्चित तौर पर शोभना, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से जानकारियां जब निकल के सामने आई हैं तो उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं दिल्ली पुलिस की जांच के ऊपर भी। क्योंकि अभी जो 2 दिन पहले जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और तब भी हमने और आपने चर्चा यही की थी कि अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत आता ही नहीं है तो फिर कार्रवाई किस आधार पर की। तो ये जो है जो दलील थी, जो व्यापारी हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, फिर चाहे वो मैट्रिक्स के सीईओ हो या फिर जिन लोगों को और गिरफ्तार किया गया था, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि कालाबाजारी और जमाखोरी तो हुई नहीं। क्यों? क्योंकि विदेशों से आयात किया गया, एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी पे की गई, उसके बाद में जो जीएसटी है, जो बिलिंग की गई है उस पर जीएसटी जो पे किया गया, वो भी सरकार के पास में गया। जो बिलिंग हुई है वो ऑन रिकॉर्ड है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बैंक खातों के जरिए हुआ है। तो फिर आखिर कालाबाजारी कैसे हुई? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर के कोई एक अपर लिमिट यानी कि किस दाम तक पे बेचा जा सकता है वो तो तय ही नहीं किया गया है, सरकार ने तय किया। तो फिर ये कालाबाजारी हुई कैसे? कालाबाजारी तो तब होती है कि अगर मान लीजिए किसी चीज की कीमत 100 रुपए तय की गई है और वो 150 रुपए में बेची जा रही हो, 120 रुपए में बेची जा रही हो, यानी कि तय कीमत से ज्यादा बेची जा रही हो, लेकिन यहाँ तो कोई तय कीमत ही नहीं है, तो कालाबाजारी कैसे हुई? और इस सबके बीच में एक अपडेट ये कि नवनीत कालरा जो इस मामले में सह आरोपी है, ये लोग तो जो आरोपी थे जिनको जो है गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवनीत कालरा जो कि फरार कहा जा रहा है, जिसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, वो फिलहाल उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। और क्योंकि अब जितना मैं कानून को समझता हूं, क्योंकि ये लोग भी उसी मामले में आरोपी हैं जिसमें नवनीत कालरा के सह आरोपियों को अगर जमानत मिल जाती है गिरफ्तारी के बाद में, तो ऐसे में तो नवनीत कालरा का जो अपना केस है अग्रिम जमानत का, वो भी मजबूत हो जाता है। अंकित गुप्ता, चल रही है, अंतिम फैसला अदालत को लेना है। अंकित गुप्ता, जहां तक मेरी जानकारी है इस मामले को लेकर, हम लगातार पिछले 3 दिनों से इस मामले को लेकर बात कर रहे हैं। आपने जब ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता ही नहीं तो ये मामला यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद आपने एपिडेमिक एक्ट लगाया। जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ही कवर नहीं हो रहा है तो एपिडेमिक एक्ट भी खत्म हो जाता है। फिर आपने पुलिस ने बात की धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी के लिए जब कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है तो फिर ये मामला भी खत्म हो जाता है। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली पुलिस ने बेहद जल्दबाजी दिखाई और एक गुड वर्क की इच्छा में आकर इस तरीके से एक व्यापारी को और इन लोगों को परेशान किया गया? शोभना, अभी हम इस नतीजे पर नहीं जाते हैं कि गुड वर्क है या नहीं है, लेकिन जो दलीलें हैं, अब दिल्ली पुलिस ने जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि दिल्ली पुलिस की दलीलें क्या है, दिल्ली पुलिस एक एक करके जो धाराएं बता रही है, 420 की धारा का जिक्र किया धोखाधड़ी का, वो किस आधार पर? अभी जो नवनीत कालरा की जमानत पर जो सुनवाई चल रही है उस दौरान भी इसका जिक्र हो रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है ये चाइना से मंगाए गए, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, लोगों से पैसे ज्यादा लिए गए और सब स्टैंडर्ड माल दिया जा रहा है। तो धोखाधड़ी का मामला है, इस वजह से गिरफ्तार किया गया। क्योंकि जब उनको समझ में आ गया कि ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत नहीं हो सकता, तो अब आगे क्या? तो आगे अब कहा जा रहा है कि धोखाधड़ी की गई है। तो नवनीत कालरा के वकील ने भी यही दलील दी कि आखिर शिकायत आपसे किसने की? क्या कोई शिकायतकर्ता सामने आया जिसने कहा कि धोखाधड़ी की गई है? तो उस पर जो दिल्ली पुलिस की दलील है कि हमने इनकी जो है लेबोरेटरी में जांच करवाई है और ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पाए गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर अब जो दिल्ली पुलिस की दलील ये है कि ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसके तहत मामला बनता है। क्यों? क्योंकि जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जैसे उदाहरण के तौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो उसके तहत आता है। क्यों? क्योंकि वो एक दवा है और ऐसे में वहां पर अगर आता है तो उसकी जो जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को छोड़ करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसके तहत मामला बन सकता है। अंकित गुप्ता, ये जो नवनीत कालरा के ऊपर फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है और आज करीबन 4 घंटे की सुनवाई हो चुकी है। तो अब ऐसे में आज आदेश आएगा, थोड़ी सी संभावना कम हो गई है, लेकिन क्योंकि इन लोगों को जमानत मिल गई है लिहाजा अग्रिम जमानत का केस जरूर मजबूत हो गया है। नवनीत कालरा का उम्मीद की जा रही है या तो आज देर शाम तक या कल तक ये आदेश आ सकता है।
ये मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी अंकित गुप्ता कि मैट्रिक्स की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारे जो 400-500 जो भी नंबर है उनका जो कॉन्सेंट्रेटर्स पुलिस ने जब्त किए हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए ताकि लोगों तक ये मदद पहुंचे। उसको लेकर भी क्या कोई कोर्ट की टिप्पणी या कोई आदेश? जी नहीं, उसको लेकर के कुछ नहीं है। और वैसे भी उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट का 1-1.5 हफ्ते पहले का आदेश है वो अपने आप में साफ है। वो क्या कहता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस दौरान ये कहा था कि अगर कोई भी जो सामान जब्त किया जाता है, फिर चाहे वो दवा हो, फिर चाहे वो कोई भी जो उपकरण हो, अगर कालाबाजारी और जमाखोरी के आरोप में उसको जब्त किया जाता है तो उसको सुनिश्चित किया जाए कि जल्द से जल्द रिलीज करवाया जाए। दिल्ली सरकार की ये ड्यूटी बनती है, दिल्ली पुलिस की ड्यूटी बनती है, जिससे कि वो मरीजों तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर क्या सवाल है, यहाँ पर ये सवाल है कि जो मैट्रिक्स का दावा है, जो हमारे सहयोगी वरुण ने उनके वकील से बात की थी मैट्रिक्स कंपनी के, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर तो ये जो अधिकतर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है ये बिके हुए हैं, लोग इनको पहले ही खरीद चुके थे। तो अब ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उन लोगों के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो जब्त किए गए थे वो निश्चित तौर पर छुड़ा करके जरूरतमंदों तक तो जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या उन तक पहुंचेंगे जिन्होंने बुक किए थे, ये सवाल अभी भी बाकी है। हाँ, अंकित गुप्ता, क्या आज के अपने आदेश में कोर्ट ने कुछ ऐसी व्याख्या की है कि इस तरीके से, क्योंकि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कवर नहीं किए गए हैं, तो ऐसे जितने भी मामले हैं, क्योंकि बहुत जगह इस तरीके की पुलिस की रेड्स चल रही हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं और राज्यों में भी चल रही हैं, उसको लेकर कोई टिप्पणी, कुछ ऐसा कोर्ट ने कहा? बिल्कुल शोभना, ये मामला आया हाई कोर्ट में, क्योंकि हम इस वक्त जो है हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट दो अलग अलग अदालतों में मामला चल रहा है। जमानत का मामला था साकेत कोर्ट में था, जो कि ट्रायल कोर्ट है, निचली अदालत है। हाई कोर्ट में जो चल रहा है वो दिल्ली में जो बड़े इश्यूज है उनको लेकर के चल रहा है। तो वहां पर हाई कोर्ट ने जरूर कहा है कि ये तो एक बहुत बड़ी चूक है, ये पहले भी 2 दिन पहले कहा था, और उसके बावजूद आज तक, यानी कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को नहीं लाया जा पाया है। तो हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप हमको कल तक बताइए कि आखिर इसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे उपकरण अगर जो है इसमें नहीं आते हैं तो इससे तो खुलेआम कालाबाजारी और जमाखोरी चलती रहेगी। आरोपी कहते रहेंगे हमने कुछ गलत किया नहीं है, क्योंकि ये कोई अपराध है नहीं है, किसी कानून में अपराध है नहीं, तो फिर हम उस पर रोक कैसे लगाएंगे। और इसी वजह से केंद्र सरकार से कहा है कि इसको लेकर के केंद्र सरकार ने क्या तय किया है, कोर्ट को बताएं। बिल्कुल ठीक है। एक और बड़ी खबर आ रही है अंकित, आप बने रहिए, और ये बड़ी खबर में एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, हाईकोर्ट से जुड़ी हुई ये खबर है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार और पुलिस से उन सभी लोगों के बारे में जानकारी मांगी है जिनके खिलाफ जमाखोरी व कालाबाजारी का मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि इन सभी आरोपियों को नोटिस भेजा जाए और कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए कहा जाए। अंकित गुप्ता, इस खबर पर भी मैं अपडेट चाहूंगी, क्योंकि इस समय ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग की गई, तो इसको लेकर कोर्ट ने आज अपना रुख जो है वो साफ किया है, नोटिस दिया जाएगा। निश्चित तौर पर शोभना, लेकिन ये उन मामलों में दिया जाएगा जहां पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है या पुलिस की जांच चल रही है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मई को एक आदेश जारी किया था जिसमें यह कहा था कि कोई भी कालाबाजारी या जमाखोरी करता हुआ पाया जाएगा तो वो कोर्ट की अवमानना के तहत भी मामला बनेगा और कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद में आज जब कोर्ट को जानकारी दी गई कि दिल्ली हाईकोर्ट के 2 मई के आदेश के बाद में कई सारे मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें खान मार्केट का वाला ये जिसमें आज आरोपियों को जमानत मिली है, इनका मामला भी जो है बताया गया था कि ये मामला भी दर्ज हुआ है और उसके अलावा कई मामले दर्ज हुए हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, पुलिस से कहा है कि आप हमको लिस्ट दीजिए कि कितने मामले दर्ज हुए हैं, कौन कौन आरोपी हैं, कौन कौन संभावित आरोपी हैं, और उन सबको नोटिस दीजिए कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी हाजिर हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन को लेकर ये अच्छी और बड़ी खबर देसी टीके कोवैक्सीन से जुड़ी हुई है। साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कहा है कि कोवैक्सीन का उत्पादन दुगना किया जाएगा। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ये तो एक बहुत अच्छी खबर है देश के लिए और बड़ी खबर भी है कि कोवैक्सीन का जो उत्पादन है वो दुगना किया जाएगा। और क्या अपडेट प्रफुल्ल श्रीवास्तव से हमारा संपर्क इस समय टूट गया है, लेकिन इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, कोवैक्सीन अगस्त तक उत्पादन में 7 गुना की वृद्धि करेगी। वैक्सीन के उत्पादन में 3 सरकारी कंपनियां मदद करेंगी। तो बड़ा अपडेट इस समय वैक्सीन को लेके, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सरकार के ऊपर हमलावर रहे कि आपने वैक्सीन को बाहर भेज दिया, देश में वैक्सीन लग नहीं पाई। तो अब ये एक अच्छी और बड़ी खबर आई है, कोवैक्सीन जो है वो अगस्त तक अपने उत्पादन को 7 गुना करेगी। यानी मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई 2 से 2.5 महीने 3 महीने का वक्त है, तब तक आपको एहतियात बरतना है, मास्क लगाना है और कोवैक्सीन बहुत जल्द अपना उत्पादन 7 गुना
इजाफा करेगी। आपको सीधे लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और विशेषकर आपके स्टेट्स में उसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। मेरी जानकारी में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड और तेलंगाना में तो स्वयं मुख्यमंत्री ही अभी स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, वो भी मुझे बताया गया कि कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उड़ीसा और पंजाब के भी स्वास्थ्य मंत्री, सभी लोग अपने साथियों के साथ आज यहाँ बैठक में उपस्थित हैं। यहाँ मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी चौबे जी भी जुड़े हैं और 2 वरिष्ठ अधिकारी भी मेरे साथ यहाँ फिजिकली जुड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी। आज की इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन डॉक्टर सुजीत सिंह जी की तरफ से, जो हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा होगा, जो 8 स्टेट्स के अंदर जो आज की विशेष परिस्थितियां हैं, जो आज कोविड की स्थिति है, उसमें जिन जिन बातों पर हम भारत सरकार की ओर से विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और जिस प्रकार से हम सब लोग 1.25 साल से मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से कैसे अभी जो कोविड के केसेस में देश भर में पिछले समय में सर्ज आया है, इसको किस प्रकार से हम और बेहतर ढंग से काबू कर सकते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और एक प्रेजेंटेशन बहुत ही संक्षिप्त वंदना गुरानी जी, जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से भी होगा, जो कि वैक्सीन की अभी प्रेजेंट स्टेटस के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले जो कुछ हफ्ते बीते हैं, इसमें विशेष रूप से सारे देश में अचानक तेज़ी से केसेस के संख्या में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, बहुत बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण अचानक सारे देश में सारी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर अनेक प्रकार के दबाव पड़े हैं। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हर प्रकार के दबाव के बावजूद भी आप सब ने बहुत संयम से, धैर्य से और पूरे करेज और डिटर्मिनेशन के साथ जनता के हित में कोविड के खिलाफ लड़ाई को जितनी तेज़ी से कोविड ने प्रहार करने का कोशिश किया, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आप सब ने मिलकर कोविड के खिलाफ जंग को तेज़ करने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 3,48,421 कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम सब के लिए ये भी संतोष की बात है कि 3,55,338 केसेस, जो कि होने वाले केसेस से संख्या ज़्यादा है, इतने रिकवर होकर सकुशल घर भी लौटे हैं। इस पेस को बराबर हमें मेंटेन करना है ताकि धीरे धीरे हमारे जो एक्टिव केसेस की संख्या वो हर रोज़ पिछले दिन से
कम होती जाए। मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ जंग में जहां एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और पिछले 1-1.25 साल से जो हम टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग इस स्ट्रैटेजी को जिस प्रकार से अपना रहे हैं, उसको मेंटेन करते हुए, उसको सुदृढ़ करते हुए, उसको बिना भूले, और जो इसके साथ साथ हम लोग कंटेनमेंट की, माइक्रो कंटेनमेंट की, जोन्स बनाने की स्ट्रैटेजी पे काम करते थे, वो सब तो हमने मेंटेन रखा ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण आयाम इस लड़ाई के अंदर जोड़ा गया, वो 16 जनवरी को जोड़ा गया। देश के वैज्ञानिकों की सहायता से, उनके अथक प्रयासों से बहुत ही थोड़े से समय के अंदर देश में 2 वैक्सीन्स का रिसर्च के बाद उत्पादन प्रारंभ हुआ और 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। भारत सरकार ने वैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट्स की और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के एडवाइस को ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रायोरिटाइज किया और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 60 साल से ऊपर की आयु के लोग, फिर 45 और 59 साल के बीच के अस्वस्थ यानी दूसरी बीमारियों के साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो लोग तकलीफ़ में थे उनको, और फिर बाद में सभी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कराया। 1 मई तक, 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चली और देश भर में जितनी भी वैक्सीन्स बनती थी उनके सारे प्रोडक्शन को भारत सरकार ने अपने खर्चे से उसको खरीदकर दोनों कंपनियों से सारे देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो वैक्सीन्स उपलब्ध कराई। और हम सब जानते हैं कि 1 मई से, जैसा कि सभी देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का और भी समाज में अनेक वर्ग के लोगों का ये सुझाव था और मांग थी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में 18 साल से लेकर और 44 साल के यंग लोगों को भी जोड़ा जाए, तो 1 मई से वह प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। और फिर उसके लिए सरकार ने जिस प्रकार से सारे तरफ से सुझाव आते थे उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया और सारी प्रोडक्शन का आधा हिस्सा भारत सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए खरीदकर और स्टेट्स के लिए उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। और इस पूरी प्रक्रिया में पूरे देश में सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से सारे देश के 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी और की जा रही है। और इसी के साथ साथ 18 साल एबीपी न्यूज की यही अपील कि कोरोना के आंकड़ों में जरूर मामूली गिरावट आई है, लेकिन आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, आप नजर डालिए सुर्खियों पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।